किसी जमाने में एक बस्ती में एक बुढ़िया रहा करती थी जो कि बड़ी नेक सीरत और खूबसूरत थी। एक बार वो किसी काम से बाजार गई। इसे इत्तेफाक ही कहिए कि उसने सर खुजाने के लिए हाथ उठाया। उसी वक्त वहां से चार आदमी गुजर रहे थे। उन्होंने बुढ़िया को हाथ उठाते देखा तो उनमें से एक बोला, इस नेक बीबी ने बगैर मुंह से कुछ बोले मुझे सलाम किया है। ये सुनकर दूसरा बोला, ए बेहैसियत, तुझ में ऐसी क्या खूबी है जो बड़ी भी तुझे सलाम करेगी? अरे उसने तो मुझे सलाम किया है। उनकी बात सुनकर तीसरे और चौथे आदमी ने भी यही कहा कि बड़ी बी ने उन्हें सलाम किया है। गर्ज कि इतनी सी बात पर उन चारों में तकरार होने लगी। बात इतनी बढ़ी कि वहां बहुत से लोग जमा हो गए। हजूम में से एक अक्लमंद आदमी ने कहा, ए दोस्तों, तुम बेवजह आपस में झगड़ते हो। वो बुढ़िया अभी आगे जा रही होगी। तुम चारों जाकर उसी से पूछ लो कि उसने तुम में से किसे सलाम किया है। जरा सी बात को बेकार इतना बढ़ा रहे हो और आपस में बहस व तकरार कर रहे हो। ये माकूल बात सुनकर वो चारों नामाकूल दौड़े और उस गरीब बुढ़िया के पास पहुंचे और यूं कहने लगे, ए बड़ी बी, हम चारों में से तुमने किस नाकाम को सलाम किया था? ये बेहुदा बात सुनकर बुढ़िया दिल में सोचने लगी। मालूम होता है कि चारों शख्स बिल्कुल बेवकूफ हैं। उसने मुस्कुराकर उनसे कहा, ए मियाँ, तुम चारों में से जो ज्यादा बेवकूफ होगा उसी को मैंने सलाम किया है। बड़ी बी की बात सुनकर उनमें से एक बेवकूफ बोला, बड़ी बी, मेरी तो बेवकूफ़ी ये है कि एक मर्तबा मैं अपने ससुराल गया। वहां लोगों ने खाने के वक्त मुझसे कहा कि कुछ खा पी लो, फिर इत्मीनान से आराम करो। मुझ किस्मत के मारे के मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि मैं तो अपने घर से खाना खाकर आया हूं। उन बेचारों ने बड़ी खुशामद की कि थोड़ा बहुत खा लो मियाँ, लेकिन मैं राजी ना हुआ, इसलिए कि मैं अपनी बेवकूफ़ी से पहले से ही इनकार कर चुका था और उन्हें कह चुका था कि मैं घर से खा पी कर आया हूं। अब अपनी इस हिमाकत को निभाना भी था। गर्ज के बेचारे सब चुप हो गए और मैं भूखा ही सो गया। थोड़ी रात गुजरी थी कि मेरी आंख खुल गई। बहुत जोरों की भूख लग रही थी। अब जो मेरी शामत आई तो मैंने ये अनोखी हरकत की कि बेस बदला और चुपके से दरवाज़ा खोल भीख मांगने के इरादे से बाहर निकल गया। अब देखिए कि क्या इत्तेफाक होता है। एक घर से दूसरे घर टुकड़े मांगता मांगता अपने ही ससुराल के दरवाजे पर वापस आ पहुंचा और भीख के लिए हाथ फैलाया। अंदर से एक मुलाजमा कि जिसका नाम चंबेली था, रोटी का टुकड़ा लेकर बाहर निकली। मैंने जो उसे पहचाना कि ये तो हमारी ही नौकरानी है और ये दरवाज़ा भी अपने ही ससुराल का है, तो वहां से मैंने पीछे पांव हटाना शुरू कर दिए। वो नौकरानी भी रोटी देने के लिए बराबर आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे मैं पीछे होता वो मजीद आगे बढ़ती और ये कहती थी, ए फकीर, तू रोटी का टुकड़ा मुझसे क्यों नहीं लेता? अब किस्मत का करना यह हुआ कि मैं पीछे हटते हटते एक कुएं के किनारे पर आ गया और धर्म से कुएं में जा गिरा। मेरे कुएं के अंदर गिरते ही शोर मच गया कि कोई गरीब किस्मत का मारा फकीर कुएं के अंदर गिर गया है। आखिरकार लोगों ने निहायत मेहनत के बाद मुझ बावली सूरत को कुएं के अंदर से बाहर निकाला और सब ने मुझे देखकर पहचान लिया कि ये तो फलां का दामाद है। अरे इसकी ये क्या कमबख्ती थी जो ये इस पुरमुलामत हालत में गिरफ्तार हुआ। गर्ज के इस जिल्लत और नदामत की वजह से मैंने आज के दिन तक अपने ससुराल का नाम नहीं लिया और ना कभी उधर का रुख किया। बड़ी भी ये थी मेरी बेवकूफ़ी की कहानी जो मैंने बयान की। बड़ी बी ने यह किस्सा सुनकर कहा, बहुत खूब, आफरीन, मरहबा। उस उल्लू की बात सुनकर दूसरा बेवकूफ बड़े उलझे बालों वाला आवारा गर्द बोल उठा, बड़ी बी, अब मेरी हमाकत की लाजवाब हकायत दिल लगाकर सुनिए। एक मर्तबा का जिक्र है कि ससुराल से मेरा बुलावा आया। असूल ये है कि दामाद जब ससुराल जाता है तो सर पर पगड़ी बांध कर जाता है। इस हकसार को पगड़ी बांधनी नहीं आती थी, सो मैं अपने एक दोस्त के पास गया
اور ان کی منت سماجت اور خوشامد کر کے سر پر پگڑی بندوائی. پھر گھر واپس آ کر عمدہ عمدہ کپڑے پہنے اور سسرال کی طرف روانہ ہو گیا. سسرال بڑی دور تھی. چلتے چلتے تھک گیا اور نیند آنے لگی. ایسے میں سوچا کہ کسی ایسی جگہ سونا چاہیے جہاں سر سے پگڑی نہ اتارنی پڑے. اتفاق سے اس خاکسار کو قریب ہی ایک پختہ کنواں نظر آیا. میں لپک کر کنویں پر پہنچا اور وہاں اس ترکیب سے سویا کہ سر تو کنویں کے اندر رکھا اور اس کے چبوترے پر پاؤں پھیلا دیے اور اس طرح خوب گہری نیند سو گیا. اس طرح سوتے میں جو کروٹ لی تو پگڑی کنویں میں گر گئی. سوتے سوتے بہت دیر ہو گئی. سپہر کے بعد جو اس غلام کی آنکھ کھلی تو بہت گھبرایا کہ دن تو بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے اور جانا ابھی بہت دور ہے. غرض کہ اس گھبراہٹ میں مجھے پگڑی کی بھی کچھ خبر نہ رہی اور میں بھاگ کھڑا ہوا. بھاگم بھاگ جو میں سسرال کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کی ایک ملازمہ چلی آ رہی ہے. اس نے جب دیکھا کہ میاں ننگے سر بدحواس ہو کر چلے آ رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ شاید میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. یہ بےہودہ بات سوچ کر ملازمہ الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی گھر میں گئی اور یہ عجیب ماجرا میری ساس سے بیان کیا. یہ بات سنتے ہی گھر کے سب لوگوں کی حالت غیر ہو گئی اور سب کے سب افسوس کرتے جاتے اور زار زار روتے جاتے. مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ کیا ہوا. میں انجانے میں وہاں پہنچا تو دیکھا گھر کے سارے لوگ بلک بلک کر رو رہے ہیں. سب کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی ان کے ساتھ رونے لگ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ رونے کی ان دل دوز آوازوں کو سن کر پڑوس کے لوگ بھی جمع ہو گئے. انہوں نے ہر ایک رونے والے کو تسلی دی اور پھر مجھ سے پوچھا میاں یہ واقعہ کیوں کر ہوا. میں نے روتے روتے غم سے نڈال ہو کر انہی سے پوچھا مجھے تو کچھ پتہ نہیں میاں، تم ہی بتاؤ کہ یہ ماجرا کیوں کر پیش آیا ہے. آخر کار ہوا یہ کہ سارے عزیزوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ رونا دھونا ہی فضول ہے. اے بڑی بی، یہ تھی میری زوردار حماقت. وہ دن اور آج کا دن میں پھر کبھی اپنے سسرال نہیں گیا. شرم کے مارے منہ چھپائے پھرتا ہوں. بڑھیا نے یہ قصہ سن کر دوسرے بے وقوف سے بھی کہا خوب، آفرین، مرحبا. جب یہ دوسرا الو بھی اپنی لسانی کہانی بیان کر چکا تب تیسرا بے وقوف یوں بولا بڑی بی صاحب، یہ غلام بھی جب ایک دفعہ اپنے سسرال پہنچا تو وہاں خوش دامن یعنی ساس صاحبہ نے اس خاکسار کے لیے عمدہ عمدہ کھانے تیار کروائے اور جب مجھے کھانے کا کہا تو اتفاق سے میرے منہ سے نکل گیا اس وقت میرا پیٹ خوب بڑا ہے، بالکل بھوک نہیں. گھر کے سارے لوگوں نے بہت خوشامد کی پر میرے منہ سے چونکہ ایک بار انکار نکل گیا تھا اس لیے پھر کھانے کے لیے میں راضی نہ ہوا. باقول شخص جائے لاکھ رہے ساکھ. آخر میں سبھی لاچار ہو کر چپ ہو گئے اور میں یوں ہی بھوکا سو گیا کیونکہ عزت کا معاملہ تھا. ایک بار انکار جو کر چکا تھا. لیکن تھوڑی ہی دیر میں مارے بھوک کے آنکھ کھل گئی اور پھر ساری رات نیند نہ آئی. جب میری بیوی سو گئی تو میں نے اٹھ کر آس پاس کھانے کی تلاش کی پر کچھ ہاتھ نہ لگا. اچانک ایک چھینکے میں کوڑی ہانڈی نظر آئی. میں نے لپک کر جو اسے کھولا تو مرغی کا انڈا ہاتھ لگا. اسی لمحے یکا یک میری بیوی کی آنکھ کھل گئی تو میں نے ندامت اور رسوائی کے ڈر سے وہ انڈا جٹ منہ میں رکھ لیا اور جپٹ کر پلنگ پر لیٹ گیا. مجھے اس عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی اے میاں، خیر تو ہے؟ کیا بات ہے جو اس طرح گھبرا کر لیٹ گئے؟ اس نیک بخت نے ہزار سر مارا مگر میں نے جواب نہ دیا. جواب دیتا بھی کیوں کر؟ بندے کے منہ میں انڈا جو تھا کس منہ سے جواب دیتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غریب گھبرا گئی اور سارے گھر کے لوگوں کو وہاں اکٹھا کر لیا. میری یہ حالت دیکھ کر ہر ایک یہی کہتا کہ اسے کوئی بیماری ہو گئی ہے یا پھر کوئی بلا اس پر چڑھ گئی ہے. غرض کے گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا. آخر کار ایک سیانہ جراح بلوایا گیا. اس نے غور سے میرا معائنہ کرنے کے بعد کہا اس کے گال پر ورم ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اندر مواد پک گیا ہے
निश्तर के सिवा अब और कोई चीज फायदा ना करेगी। किस्सा मुख्तसर कि जिर्रा ने सबसे इजाजत लेकर हाकसार के उस फूले हुए गाल पर जूं ही निश्तर चलाया, तभी एकदम से वो अंडा मैंने उस गाल से दूसरे गाल में रख लिया। ये हैरत अंगेज बात देखकर जर्राह ने कहा, देखिए साहब, इधर का मुवाद अब उधर चला गया है। अब जर्राह ने मेरे दूसरे गाल को भी चाक कर डाला तो वो अंडा मेरे मुंह से निकल पड़ा। घर वाले उस अंडे को देखकर बहुत कुरकुराए। उस दिन से आज दिन तक ये हाकसार शर्म के मारे कभी ससुराल नहीं गया। जब तीसरा बेवकूफ अपनी हिमाकत की कहानी बयान कर चुका तो चौथा बेवकूफ बोला, बड़ी बी साहब, इस हाकसार का किस्सा कुछ यूं है कि एक साहब तौकीर अमीर आदमी ने मुझ पर भरोसा करके अपने किसी इलाके में काम काज की देखभाल के लिए भेजा। वहां पहुंचकर बंदे ने वो औदम मचाया कि मालिक की सारी आमदनी बेहुदा बातों में खर्च करने लगा और कभी एक पैसा भी मालिक को न भेजा। जिंदगी खूब नश्तम पश्तम गुजर रही थी। इस आलम में गुलाम को यह सूझी कि अब शादी कर लेनी चाहिए। ये अहवाल सुनकर कानून गो और दीगर लोगों ने कहा, आप ये क्या गजब करते हैं। यहां मेरे सर पर हमाकत सवार थी, मैंने किसी का कहा ना माना। आखिरकार एक मक्कार बुढ़िया को बुलवाकर उससे कहा कि वो मेरी कहीं शादी पक्की करवा दे, कोई खूबसूरत लड़की देखकर। बुढ़िया ने ये अंदाजा करते हुए कि ये हाकसार इंतहाई बेवकूफ है, कहने लगी, बहुत बेहतर। ये कहकर वो मक्कार बुढ़िया अपने घर चली गई। एक दिन के बाद आई और कहने लगी, मियाँ साहब, मैंने आपकी शादी एक शहजादी से ठहरा दी है। 5-6 रोज में आपकी उस नेक बख्त से शादी हो जाएगी, लेकिन 500 रुपया चढ़ावे के लिए इनायत कीजिए ताकि आपकी बात उसके साथ पक्की करके आऊं। मैंने जल्दी से 500 रुपये उसके हवाले कर दिए। चंद रोज बाद वो फिर आई और बोली, मियाँ साहब, शादी की तैयारी और सामान वगैरह खरीदने के लिए 2000 रुपये और दे दीजिए। मैंने फौरन ही 2000 रुपये और उसको दे दिए। 2-4 रोज के बाद फिर आकर उसने कहा, अरे मियाँ साहब, तुम जो बाकायदा बारात लेकर ब्याहने चलोगे तो आतिशबाजी और नाच और राग रंग में बिला वजह बहुत खर्च उठ जाएगा। इससे तो बेहतर यह है कि सादगी के साथ सिर्फ निकाह परवा लीजिए। मसल है कि आम खाने से काम या पेड़ गिनने से। उसकी इन बातों से आदमी ये समझा कि ये बूढ़ी औरत निहायत नेक है और मेरे ही भले के लिए ये ऐसे कह रही है, लेकिन ये ना समझा कि है इस भले में बुरे तौर भी। आखिरकार उसकी बातों से खुश होकर मैंने उसी को सारा इख्तियार दे दिया और उससे बोला, ए बीबी, जो चाहे करो, तू सफेद और स्याह, भले मुझको हर तरह करना है बयां। इसके जवाब में वो मक्कार बुढ़िया बोली, खैर अच्छा, मगर निकाह के लिए जरूरी अखराजात के वास्ते कुछ इनायत कीजिए तो काम शुरू किया जाए। बंदे ने 2000 रुपये और दे दिए। इसके चंद दिन बाद वो फिर आई और कहने लगी, मियाँ साहब, बात यह है कि अभी आपकी दुल्हन के आने का शगुन नहीं है। जब शगुन ठीक होगा तो किसी मुबारक घड़ी में तुम्हारी दुल्हन आएगी और तुम्हारे घर के दरो दीवार को रोशन कर देगी। लेकिन तब तक के लिए जरूरी अखराजात और जरूरी रसूमात के लिए कुछ दिलवाइए। बंदी की भी 2-4 महीने कुछ गुजर बसर हो जाएगी। गर्ज ये कि इस हाकसार ने मजीद 2000 रुपये उस मक्कार बुढ़िया को और दे दिए। अब जो चंद रोज के बाद वो आई तो ये खुशखबरी सुनाई, मियाँ साहब मुबारक हो, तुम्हारे घर चांद सा बेटा पैदा हुआ है, कुछ छठी चिल्ले के वास्ते भी दिलवाइए। इस सादा लो ने कुछ पैसे और उसे दे दिए। हासिल कलाम ये कि वो यूं ही अक्सर आती और कभी लड़कों की टोपी कुर्ते, कभी खाने पीने और कभी कपड़ों के लिए कुछ ना कुछ ले जाती और इस तरह वो लाखों रुपए ले गई। और जब कभी मैंने सवाल किया कि जरा मेरी बीवी को तो दिखा दो, तो वो यही कहकर चली जाती, मियाँ साहब, अभी तक दिन करवे कसीले हैं। इस अरसे में यह हुआ कि मेरी हिमाकत की दूर दूर तक खबर फैल गई, यहां तक कि मेरे मालिक को भी इसकी खबर हो गई
उधर उसके पास मेरी तरफ से एक कौड़ी भी नहीं पहुंची तो उसने मुझे नकम्मा नकारा समझकर मेरे पास तबादले का हुक्म भेज दिया। मैं बड़ा मायूस हुआ। इस नाउम्मीदी की हालत में मुझे अपने लड़के यानी अपने बाल बच्चों का ख्याल आया और जी चाहा कि किसी तरह अपनी बीवी के पास पहुंच जाऊं। मैं इसी फिक्र में था कि वो मक्कार बुढ़िया आई। मैंने उससे कहा, बड़ी बी, तुम्हारी बड़ी उम्र है, मेरे याद करते ही तुम आ गई। ए बड़ी बी साहबा, हमारे काम में तो हलल आ गया, लेकिन अब तुम अगर हमारे घर वालों को हमें दिखला दो तो हमारे रोज रोज के तकाजों से निजात पा जाओ। मेरी ये बात सुनकर वो मक्कार बुढ़िया बोली, बहुत खूब, कुछ रुपए लड़कों की मिठाई के लिए मंगवाइए, मैं आपकी मुराद अभी पूरी करती हूं। गर्ज कि वो धोखेबाज दगाबाज बुढ़िया मुझको एक भले आदमी के मकान के दरवाजे पर ले गई और बोली, मियाँ साहब, तुम्हारा ससुराल यही है, अब यहां दस्तक दीजिए, दरवाजा खटखटाइए, तुम्हारे साहबजादे निकल आएंगे। 2-4 घड़ी तुम ड्योरी में बैठना, जब तुम्हारा साला घर से बाहर आएगा वो तुमको घर के अंदर ले जाएगा। कल से आपकी बीवी मुझसे खफा है, नहीं तो मैं खुद ही आपको लेकर घर के अंदर दाखिल हो जाती। ये वाहियात बात कहकर वो मक्कार बुढ़िया वहां से गायब हो गई और मैंने दरवाजे पर एक दस्तक जो दी तो 5-6 बरस के छोटे छोटे लड़के अंदर से निकल आए। मैंने मिठाई देकर उनसे कहा, लो बेटा खाओ और दिल में कोई शक न करना। गर्ज कि वो लड़के मिठाई का टोकरा घर के अंदर लेकर गए तो घर वालों ने समझा कि मियाँ का कोई यारे खास आया है जो लड़कों के लिए मिठाई भी लाया है। ये समझकर घर वाली ने अंदर से पान दान और इतर दान भिजवा दिया। कुछ देर बाद निहायत जायकेदार और उम्दा खाना भिजवा कर कहलवाया, वो तो खुदा जाने कब वापस आएंगे, आप बिना तकल्लुफ खाना खा लीजिए। किस्सा मुख्तसर कि इस खाकसार ने खाना जहर मार किया और बच्चों को लिए ड्योरी में बैठा रहा। कुछ देर बाद साहिब हाना यानी उस औरत का मियाँ भी आ गया, मुझसे साहिब सलामत की और घर में जाकर अपनी बीवी से पूछा, ए बीवी, ये अजनबी मर्द हमारे घर की ड्योरी में क्यों बैठा है? बीवी ने जवाब दिया, मैं क्या जानूं, ये कौन बला है, मैं तो समझी थी कि तुम्हारा कोई अजीज है या कोई तुम्हारा लंगोटिया दोस्त है जो यूं हमारे लड़कों के लिए मिठाई लेकर आया है। ये अजीबोगरीब बात सुनकर साहिब हाना यानी उस औरत का मियाँ बाहर आया और मुझसे बोला, ए हजरत, आप इस वक्त कहां से तशरीफ लाए हैं और मेरे घर के बाहर क्यों बैठे हैं? ए भाई, इस हकसार सादा लो ने सादगी से जवाब दिया, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा रिश्ते का भाई हूं, तुम्हारी बहन मेरी बीवी है और मेरे ये दोनों लड़के तुम्हारे भांजे हैं। मेरी ये बेहुदा बात सुनकर साहिब हाना तेवरी चढ़ा कर बोला, अबे गधे, ये क्या बकता है, चल भाग यहां से, नहीं तो मार मार कर इंजर पिंजर ढीले कर दूंगा तेरे। खैर मैं तो कुछ ना कहता, लेकिन दूसरी जगह जरूर मार खाएगा। गर्ज के साहिब हाना ने खूब जलील करके बंदे को अपने घर से निकाला। बड़ी भी आज तक मुझे इस वाक़े की निदामत और हजालत है। गर्ज के उन चारों की बेवकूफ़ी की कहानी सुनकर बड़ी बी ने उन्हें शाबाशी दी और कहा, हकीकत तो यह है कि तुम सब के सब अहमक हो और मैंने जो सलाम किया था तो ए बंदा नवाज, मेरा सलाम कबूल कीजिए। बड़ी बी ने चारों से कहा और वहां से रुखसत हो गई।